सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटेलिजेंट टेरा चैनल। तो 2024 का फिज़िक्स का पेपर आ गया हमारे पास। तो कैसा गया पेपर आप लोगों का, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। कैसा आपका पेपर गया और कितना हार्ड लगा, कितना इजी लगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग हार्ड है या इजी है या कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप लोगों का पेपर था और क्वेश्चन पहले से देखते हैं, ठीक है। एनालाइज कर रहा हूँ मैं अभी, बिल्कुल अभी टॉपिक पे हम लोग जो छोटे छोटे आंसर हैं उनको बताऊंगा मैं आप लोगों को, और जो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं वो हम बाद में जब पूरा कभी इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो अब 2024 में जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो ज़्यादा काम का होगा वो आप लोगों के लिए आगे आएगा, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी लगे। हाँ, थोड़े से एक दो क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़े से हार्ड लगे होंगे बच्चों को, लेकिन वैसे ईजी थे। ये कह रहा है दिक्पात में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर अनुभव किए जाने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बात बताओ, दिक्पात के स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला जो बल है, अब दिक्पात का स्थान यानी कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र ही वो हमारा कहलाएगा जहाँ पे बल लगता है उस पर। विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत आकाश, ये तीनों ही ऐसे कोई मतलब आंसर हैं। जिस बच्चे ने इन पे गया भी होगा तो उसकी पता नहीं बुद्धि कैसी चल रही होगी, तो इसलिए तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला है आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक, तो इसमें ये सेकंड हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आवेश वाहक गतिशीलता होती है म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन ई, ठीक है। इसके लिए परिभाषा पता होनी चाहिए थी। फिर वहाँ से आप मात्रक, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड और इसका होगा आपका वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये वोल्ट है, तो यहाँ से आप सिंपल तरीके से सेकंड लगा लोगे इसका, तो मैं लगा भी देता हूँ इसमें, सेकंड हो गया, ठीक है, दिख रहा है। चलो सेकंड। अब तीसरे वाले पे आओ, तीसरे वाले का सिंपल ये हो गया, आप लोगों का लगा भी रखा है इन्होंने यहाँ पे, देखो टिक। तीसरे वाला भी इजी था आप लोगों का, सिंपल एक क्वेश्चन। यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए गामा किरण उपयोग की जाती है। ये मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आप लोगों को ये इनके उपयोग वगैरह सब पढ़ के जाने हैं, तरंग धैर्य, आवृत्ति, उपयोग, तो इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो बन ही गया यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो है धारा को संसूचित करने में यानी कि डिटेक्शन करने में करंट का, मीजर द करंट, मीजर द वोल्टेज और मीजर द रेजिस्टेंस। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर का उपयोग तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, धारा को नापने में भी और वोल्टेज को नापने में भी, और तीसरा धारा को संसूचित करने में। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास वैसे देखा जाए तो तीनों ही हैं, लेकिन इसको फिर भी मैं पहले वाले पे टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि ये तब होता है जब हम इसको गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं, तो इसलिए आप फर्स्ट वाले पे टिक लगा देंगे, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये तीनों मेरे को सही लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, एक नंबर का, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है, तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, वही रहेगी 25, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप जल में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फोकस दूरी में। हाइगेंस के अनुसार तरंग की जो ऊर्जा है वो संचरित होती है, लंबवत होती है तरंगाग्र के, यह आप लोगों ने हाइगेंस के सिद्धांत में पढ़ा होगा। फिर अगला क्वेश्चन अल्फा कण, इसमें तो मैं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। ये कह रहा है आपको कारण, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर का ही है, मॉडल पेपर जैसे ही है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये कह रहा है नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम बल पर आधिपत्य करता है। तो देखो बात सही है, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन है उसके अंदर, तो भैया वो प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बाहर नहीं फेंक रहे। इसका मतलब वहाँ पे लगने वाला नाभिकीय बल स्ट्रांग होगा, किससे, प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम बल से। तो पहला रीज़न बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। दूसरा है नाभिकीय बल कूलाम बल की तुलना में अधिक प्रबल है, जो कि बिल्कुल बात सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की पूरी अच्छी व्याख्या कर रहा है। सेकंड वाले पे आओ, चालकों का प्रतिरोध अर्धचालक से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। चालकों में बैंड, संयोजित बैंड की बीच ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है, तो ये गलत बात है। इसका मतलब इसका होगा ए सही और आर गलत, तीसरा वाला सही होगा इसका, क्योंकि चालकों में जो ऊर्जा का अंतराल होता है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसकी ये वाली सेकंड वाली जो बात है वो गलत साबित होगी, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। देखो पेपर को मैं अगर आपसे बोला जाए तो पेपर कैसा था, पेपर हार्ड तो नहीं था, देखो जो बात सही है वो हार्ड नहीं था। हाँ, ये कह सकते हो कि लैंग्वेज जो है वो चेंज होकर आई है पूरी तरीके से, और ये 2 साल से हो रहा है। इसका मतलब
आपको जो टॉपिक आप पढ़ते थे डायरेक्ट, आप टॉपिक पहले डायरेक्ट पढ़ते थे, डेरिवेशन डायरेक्ट करते थे, वो चीज़ डायरेक्ट ना देके उसे किसी और तरीके से वर्ड घुमा के पूछी गई है वो चीज़ आपसे, ठीक है। शब्दों का खेल यहाँ पे करा गया है जो कि बिल्कुल CBSE करती है। तो अब ये कहना पड़ेगा कि उत्तराखंड बोर्ड वाले 2 साल से जो अपना पेपर है वो अब अच्छा बना रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है। बच्चों के लिए अच्छा नहीं है लेकिन वैसे अच्छा है। जो ढंग से नहीं पढ़ के गया होगा उसमें वो तो घूम गया होगा 100%, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा पेपर क्या आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वोल्टेज क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है, सबको पता है, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम का वेक्टर रूप, अब देखो वेक्टर रूप है, B बराबर होता है dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो इसका वेक्टर रूप अगर मुझे करना है तो μ0/4 पाई I ऐसे ही यहाँ पे L क्रॉस R, ठीक है, सॉरी L क्रॉस क्या कर दोगे, क्या था, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इसके वेक्टर रूप को जब आप करोगे तो इसको I क्रॉस L वेक्टर या I क्रॉस DL वेक्टर करके कर लेना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रॉस रूप था सिंपल 1 नंबर का। यहाँ पे आपको दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में, अब देखो इसमें पहली बात तो आपको एंगस्ट्रॉम या मीटर में पता होनी चाहिए, और नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, बस वो कन्वर्ट करके लिखना था। तो ये जिन्हें याद होगी वही कर पाए होंगे, नहीं तो बैठ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, हाँ अर्धचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल के बराबर है, तो वो किस प्रकार का अर्धचालक है, तो सीधी सी बात है वो नैज अर्धचालक होगा, यानी कि शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। तो क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे ना क्वेश्चन, मैं ये बात तो कहूँगा कि हाँ PYQ अब पढ़ना 2 साल से इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक वही है, आप ये नहीं कह सकते कि टॉपिक चेंज है। हाँ क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल गए, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन सिंपल, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, यानी कि 4 पाई R स्क्वायर, R गिवन है, Q पता है, लगा दो 1 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया ये। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कर दी होगी, ये वाला क्वेश्चन किसने करा, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ तो देखो दोनों ही अपने में ईजी है। ये कह रहा है +2 और -2 माइक्रोग्राम के 2 आवेश 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। समविभव पृष्ठ की, देखो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, आप ऐसे समझ लो शून्य होगा, विभवांतर 0 होता है ना। तो बस कहाँ पे शून्य होगा वो देख लो, तो मध्य बिंदु पे होगा, भैया दोनों सेम है आवेश, दूरी ये है आपको दी भी, तो मध्य बिंदु पे समविभव पृष्ठ होगा, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसी होती है, आप कहोगे लंबवत होती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला नहीं बदला, खुद बताओ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला नहीं बदला, आप कहोगे हाँ बदल दिया, तो यही कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में अच्छा क्वेश्चन था। ताप की ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि R इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस टॉपिक पे है ये वाला, ठीक है। ऐसे मैं सॉल्व करा दूंगा, करना कुछ नहीं है, आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम दिया हुआ है, तो एक बार आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे करना था, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, और एक बार आपको T जिस टाइम पे पूछ रहा है वो वाला करना था। बस इन दोनों से अल्फा की वैल्यू निकाल के, अल्फा को कंपेयर करके बराबर रख के T निकालते, लगभग 160 या उससे थोड़ा सा कम आंसर आता आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये वाला कह रहा है कि एक दंड चुंबक को अगर 2 भागों में काटेंगे तो इसकी लंबाई के अनुदिश और इसके लंबाई के लंबवत क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था कि जब भी दंड चुंबक को हम लोग काटते हैं तो इसके जो लंबाई के अनुदिश काटोगे तो इसके जो पोल हैं वो बढ़ जाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और लंबाई के लंबवत के लिए अलग कहानी होगी, तो इसके लिए मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इजी 2 नंबर के लिए, आपको बताया था मैंने कैसे करना है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा के लिए 2 पाई एफ एल यूज़ कर लो, एफ गिवन है एल गिवन है, इजी हो जाएगा। ये आपको VRMS दिया हुआ है, ठीक है, VRMS गिवन है 220 वोल्ट, IRMS पूछ रहा है, तो IRMS बराबर सीधी सी बात है VRMS अपॉन एक्सएल कर देते, आंसर आ जाता। लो दूसरा, और ये वाला चलो ये करा होगा, तो ये वाला तो ईजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने कराया था जैसा, ये वाला हो गया होगा। देखो विस्थापन धारा और इसका सूत्र ये भी कर दिया होगा। व्यतिकरण पैटर्न और एकल झिल्ली, यानी कि व्यतिकरण और विवर्तन में 2 अंतर लिखने कर दिया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो फोटोन होता है हमारा, फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य, आपको फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है h/λ, ठीक है। इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो h/λ,
ठीक है, ऐसे, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, एक मिनट। देखो भाई क्या होता है, पी मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो ये होता है, तो यहाँ से फोटोन की तरंग दैर्घ्य ये हो जाएगी। अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अरे भाई वो भी तो यही होती है भाई, खुद बताओ। तो क्या है, दोनों बराबर नहीं नजर आ रही, हो गया खत्म, 2 नंबर का बस। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज का खेल है, बच्चा समझ नहीं पाया होगा है क्या, पूछ क्या रहा है, ये है बस, समझ रहे हो। तो इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन इजी है, बट जिसने थोड़ा सा सही से पढ़ा होगा, लैंग्वेज समझ रहा होगा, वो कर लेगा। एक एएमयू की परिभाषा पूछ रहा है और इसे किससे मापा जाता है, कर दिया होगा ये भी। देखो अगर अभिनत पश्चमिनत परिभाषा से पूछता था, इस बार खुद डायग्राम बना के आपसे पूछ रहा है क्या है और अक्षय पढ़ की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्लियर पता चल रहा है ये नेगेटिव है, पी से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पश्च दिशिक है। और पश्च दिशिक में अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो रही है चीज़, चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगला वीटी स्टोन सेतु का है, इस वाले में कोई धारा नहीं जाएगी, इन्हें जोड़ो और इसके साथ लास्ट में जोड़ दो, सिंपल, 3 नंबर का इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, तो ये सिंपल है, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे करना था इस वाले में। ठीक है, इस वाले में आप कर लेना ये वाला फॉर्मूला, सिंपल, ये भी 18वां क्वेश्चन भी। और अगर ये नहीं करा होगा तो ये कर दिया होगा, मैंने तीनों बताए थे आप लोगों को। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 3 नंबर में है। अब अधिकतर जितना मुझे लगता है बच्चों ने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा। जल्दी से बताओ इसमें आप लोगों ने ये जो 12 सेंटीमीटर है क्या माना, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये ईजी है, लेकिन ये अभी आंसर गलत साबित कर सकता हूँ मैं। इसमें यू की वैल्यू क्या रखी, अगर लोगों ने रखी -12 सेंटीमीटर तो हो गया गलत, 3 नंबर अपने हटा लो अभी, क्योंकि ये है आभासी वस्तु। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये अवतल दर्प लेंस होगा हमारा, ठीक है, इधर बनाता हूँ, ये अवतल लेंस है, ठीक है, और ये कह रहा है यहाँ पे कहीं बिंदु P पे ये किरण आ रही है, इस तरीके से आ रही है, और इसके बीच में कहीं वस्तु रखी जा रही है, ये बिंदु P है। अब मुझे बताओ, वस्तु तो हमेशा हम लोग इधर रखते थे, लेकिन ये रख रहा है इधर, तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी होगी, आप कहोगे आभासी वस्तु। आभासी वस्तु यानी कि वर्चुअल इमेज, तो इसके लिए u की वैल्यू +12 सेंटीमीटर रखी जाएगी बस। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था अपने में, इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए थी। डायग्राम बना के पूर्णांतरिक परावर्तन की चीज़ें बोल रहा है, तो इसका मतलब इसमें आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए थी। तो अधिकतर बच्चों ने यही करा होगा, और इसको मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। फिर हाइगेंस का अपवर्तन का मैंने बताया था, आएगा और आ गया। बोहर की परमाणु मॉडल की सीमाएं, लो ये भी आ गई, या नीचे वाला किसी ने कर लिया होगा तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन दी हुई है, खुद बताओ, 4 आपके पास हाइड्रोजन है, इससे 2 हीलियम बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, तो ये कौन सी होगी, ये संलयन अभिक्रिया है, संलयन। तो संलयन अभिक्रिया है, फ्यूजन है, इसके बारे में लिखना था, कर दिया होगा 3 नंबर में। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखो घुमा के दी हुई है क्वेश्चन में। ये आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, निर्गत ये है, हर तरीके से आपको ऐसे मिल रहा है, निर्गत निवेशी के बाद पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, इसका चित्र बनाओ, बस हो गया। ये वाला इजी, इससे इजी क्वेश्चन 4 नंबर में मुझे नहीं मिलेगा कहीं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है वो बतानी है, और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है इसमें बताओ। निकालते तो क्या करते, U = 1/4πε0। एक बार ये वाला पेयर उठा लो, Q1 Q2 का, और इनके बीच की दूरी R12 प्लस एक बार, चलो इसको कॉमन ले लेता हूँ हर जगह, एक बार Q2 Q3 का उठा लो पेयर R23 प्लस एक बार Q3 Q1, ठीक है, और इसका उठा लो R13, लो हो गया। इतना ईजी था 4 नंबर में। उसके बाद जिन्हों को ये नहीं आता उन्होंने ये कर दिया होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये ईजी था, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ईजी था ये भी। संधारित्र की धारिता भाई 4 नंबर, एक बार जब माध्यम में निर्वात हो, एक बार जब K हो, एक बार ऐसे कर देते क्या कर रहा हूँ मैं, C = एक सेकेंड A/K/ε0/d, और एक बार इस K को हटा देते निर्वात के लिए। और जब प्लेटों के बीच माध्यम कोई धातु हो, भाई धातु होगी तो K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी पहुंच जाती है ना, तो ये पता होना चाहिए था, सिंपल चीज़ है। अगला या तो ये इजी है या ये वाला, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, मैं कहूँगा पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ये आपके। ठीक है, ये आपको वही अवतल या उत्तल दर्पण वाला अपवर्तनांक जो मैंने बताया था, n2/v - n1/u = n1 - n2/r, ये वाला डेरिवेशन बोला था, ये वाला 4 नंबर में आ गया। फिर दूरदर्शी, अगर ये कर दिया होगा तो ये भी ईजी है।
और ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही ईजी था। लास्ट वाले क्वेश्चन में अधिकतर लोगों ने गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी बताओ इसके लिए आपका बी का फॉर्मूला क्या आया? μ0I/2πr ये आया, तो बधाई हो, आपने सही करा है, ठीक है, नहीं तो गलत हो गया। तो ये एनालाइज मैंने करा है। और अगर आप मुझसे लास्ट में बोलोगे क्या था, तो मैं कहूँगा देखो पेपर हम कहेंगे बहुत ईजी भी नहीं था। ईजी इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज चेंज थी, लैंग्वेज के चक्कर में बच्चा मात खा सकता था, लेकिन हार्ड तो नहीं था। न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी थे, क्वेश्चन सारे ईजी थे, ठीक है। मैं हार्ड कभी नहीं कहूँगा इस पेपर को। अगर हार्ड है तो इसका मतलब आपने चीज़ें उस तरीके से नहीं पढ़ी। और जो स्टूडेंट अभी 12th में आए हैं, तो मैं उन्हें पहले बोल रहा हूँ कि भैया आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, अब समझ लो कि आपको फिज़िक्स पढ़नी है, ना कि आपको ऐसे ऐसे लोगों पे पढ़ना है जो चीज़ें ढंग से नहीं जानते। क्लियर पता चल रही है ना? तो आपको हर चीज़ ढंग से पढ़नी है, उसके रीज़न के साथ पढ़नी है। लैंग्वेज घुमाते हैं वो क्वेश्चन में, ठीक है। आप अगर लैंग्वेज के चक्कर में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं रात को लाइव क्लास आ सकता हूँ और लाइव में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो जल्दी कमेंट करके बताओ कैसा गया पेपर, और मुझे आप ज़रूर बताना, मैं लाइव आने को तैयार हूँ और बात करेंगे हम लोग। तो पेपर फिर से मैं कहूँगा ईजी भी नहीं था। ईजी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज चेंज थी बस, बाकी पेपर सही में ईजी ही है, मानो मत मानो, क्योंकि बहुत सारे ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको चीज़ें बना के दी हुई हैं खुद। बस लैंग्वेज चेंज है, इसके चक्कर में बच्चों को हार्ड लग सकता है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए फिर आपसे और मुलाकात होगी केमिस्ट्री के पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।